Hello dear students. So it is our last part of ISLM curve, and in this video we will understand the simultaneous equilibrium of goods market and money market. जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो IS कर्व है और LM कर्व है ये दोनों टू वेरिएबल्स के साथ रिलेट करते हैं. एक होता है इनकम एंड द रेट ऑफ, दूसरा होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दोनों जहाँ डिटरमाइन होते हैं वो पॉइंट वो होता है जहाँ IS और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है. ये हमारा IS कर्व है विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. And this upward sloping is our LM curve which is showing direct relationship between rate of interest and national income. तो ये दोनों जो कर्व हैं वो एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो इंटरेस्ट रेट है इट इज़ OR2 और जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो है OY2, है ना. और इस पॉइंट पे जो मनी मार्केट है वो भी इक्विलिब्रियम में है और जो गुड्स मार्केट है वो भी इक्विलिब्रियम में है. गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट. और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब ये है कि जो डिमांड फॉर मनी है इट इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी. और एक और चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम LM कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फिक्स है, क्योंकि ये हमें पता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक जो होता है, वो मनी सप्लाई को फिक्स करके रखता है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो फिक्स होती है. तो जो IS LM कर्व मॉडल है ये 4 चीज़ों पे बेस्ड है: इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, मनी डिमांड फंक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना. तो इसका मतलब क्या है, जो IS LM कर्व है ना, उसके हिसाब से जो रियल फैक्टर्स हैं जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, और मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जैसे डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस और सप्लाई ऑफ मनी. ये सारे फैक्टर्स जो हैं मतलब रियल फैक्टर्स और मॉनेटरी फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ऑब्वियसली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के डिटर्मिनेशन में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है तो इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में चेंज होएगा तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि रियल फैक्टर्स में या मॉनेटरी फैक्टर्स में चेंज होने पे IS और LM कर्व में चेंज होगा और उसके कारण जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इनकम है उसमें भी चेंज होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो उसे मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी. ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम, वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. ये हमारा IS कर्व है, ये हमारा LM कर्व है. पॉइंट E पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तब जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो OY0 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 है. नाउ व्हाट हैपन्स कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो जाती है ना. सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, मोर मनी विल बी अवेलेबल फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, है ना. उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगी और जो हमारा LM कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो हम ये देखिए, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी तो हमारा जो LM कर्व है वो शिफ्ट हो गया लेफ़्ट में, तो उसको हम कह देते हैं LM डैश, है ना. ये हमारा लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया. नया एक
अब ये दोनों कर्व, आई एस कर्व में कोई चेंज नहीं है ना, तो एल एम डैश का आई एस कर्व एक दूसरे को पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होकर हो जाती है OR1, और जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ के हो जाता है OY1, है ना। अब क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ने की बजाय मानो जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ ऐसे स्टेप लेता है जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, लेस मनी विल बी अवेलेबल फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव एट ईच लेवल ऑफ इनकम, और इसके कारण जो हमारा LM कर्व है डेट विल शिफ्ट टू राइट। इसको हम लिख देते हैं LM डबल डैश। इस केस में जो न्यू इक्विलिब्रियम है, सपोज इट इज़ एट पॉइंट T, IS कर्व में कोई चेंज नहीं है, तो मनी सप्लाई घटने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के हो जाएगी OR2, और जो हमारा इनकम है वो घट के हो जाएगी OY2। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर और द लेवल ऑफ इनकम स्मॉलर देन बिफोर। तो इस तरह से मनी सप्लाई में चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लेवल में चेंज होगा। अब हम बात करेंगे अगर ऑटोनोमस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है तो उससे लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। जैसा आपको पता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, IS कर्व में चेंज आएगा। अगेन एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। ये हमारा IS कर्व है और ये हमारा LM कर्व है, एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR0 है और लेवल ऑफ इनकम जो है वो OY0 है ना। नाउ वी सपोज कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है या जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स की बढ़ेगी और मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, जो इनकम है वो बढ़ेगी, है ना, नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा। तो जो IS कर्व है वो क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो LM कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पे जो IS कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, इसको हम लिख देते हैं IS डैश, और उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाएगी OR1, माना इस पॉइंट H पे अब ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ के कितना हो जाएगा OY1। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम दोनों बढ़ जाते हैं। अभी माना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दोनों कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटा रही है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, तो जो IS कर्व है वो क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट, है ना। सपोज ये अब इस केस में LM कर्व में कोई चेंज नहीं है, L पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आप क्लियरली ग्राफ में देख सकते हो कि ऐसा होने पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के हो जाती है OR2, और इनकम लेवल जो है वो भी घट के हो जाता है OY2। तो इस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में भी चेंज आता है। अब हम बात करेंगे अगर डिज़ायर टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई चेंज आता है तो उससे लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क आता है। अगेन हम अपने ग्राफ से शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा इनकम है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये IS कर्व हो गया, ये LM कर्व हो गया। इनिशियली ये पॉइंट E पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज़ OR0, और जो लेवल ऑफ इनकम है इट इज़ OY0, है ना। नाउ जो डिज़ायर टू सेव है वो कम होती है, या हम कह सकते हैं जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है दैट विल राइज, है ना, और
एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो आई एस कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द राइट। तो हमारा जो आई एस कर्व है वो हम लिख देते हैं आई एस डैश, और जो अब पॉइंट एच पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और राइट में शिफ्ट होते ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गई OR1 और जो लेवल ऑफ इनकम है वो हो गया OY1। तो डिज़ायर टू सेव घटने से और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने से आई एस कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, LM कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम दोनों बढ़ जाते हैं, है ना। तो डिज़ायर टू सेव में कमी होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इनकम दोनों बढ़ रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं कि जो डिज़ायर टू सेव है वो बढ़ रही है, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रहे, तो उसके कारण क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, है ना। और जो आई एस कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये हमारा, इसको हम लिख देते हैं आई एस डबल डैश। LM कर्व में कोई चेंज नहीं है, ये पॉइंट टी पे अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऐसा होने पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के OR2 हो जा रही है और इनकम लेवल घट के OY2 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिज़ायर टू सेव राइज होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम दोनों पहले से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस में चेंज आता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट या लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आता है। तो इसको भी हम अपने ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। एक्स एक्सिस पे अगेन नेशनल इनकम है, लेवल ऑफ इनकम है, और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये है हमारा आई एस कर्व, ये है हमारा LM कर्व, पॉइंट ई पे ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम है दैट इज़ OY1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR1। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी लोगों की बढ़ रही है ना, और जो सप्लाई ऑफ मनी है वो गिवन है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, है ना भाई। अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो हमारा LM कर्व है ना, उसमें क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। IS कर्व में कोई चेंज नहीं है, डिमांड फॉर मनी बढ़ने से LM कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट। इसको हम लिख देते हैं LM डैश, और इसके कारण क्या होगा, जो नया पॉइंट जहाँ पे कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसको हम लिख देते हैं T। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ के हो गई OR2 और जो लेवल ऑफ इनकम है वो घट के कितना हो गया OY2, है ना। तो अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल राइज और लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल फॉल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम बात करें जो डिमांड फॉर मनी है हमारी वो क्या होती है, घट जाती है ना। तो गिवन द सप्लाई ऑफ मनी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी कम होने से और सप्लाई ऑफ मनी दिए होने से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। तो हमारा डिमांड फॉर मनी घटने से जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसको हम लिख देते हैं LM डबल डैश, ये था हमारा LM डैश। तो इसके साथ ही क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो घट के OR3 हो जाएगी और जो इनकम है वो बढ़ के OY3 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर मनी घटने से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाती है और जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर सप्लाई ऑफ मनी में चेंज आता है या डिमांड फॉर मनी में चेंज आता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिज़ायर टू सेव, इनमें चेंज आता है तो IS और LM कर्व में चेंज आएंगे और उसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम में चेंज आएंगे। सो अगर हम इसका एक कंक्लूज़न निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इन द IS LM कर्व मॉडल, इट क्लियरली शोज़ दैट
government can influence the economic activity or the level of national income through monetary and fiscal measures. अगर गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो वो एलएम कर्व को शिफ्ट कर सकती है, और अगर अप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो गवर्नमेंट कैन शिफ्ट द आईएस कर्व. और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकती है. इस तरह से जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, बोथ कैन प्ले अ यूजफुल रोल इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ISLM कर्व. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट section. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe my channel.